चलो जी, आज स्टार्ट करते हैं एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट। और जैसे कि हम जानते हैं क्लास 11 के फाइनल एग्जाम्स अब आने ही वाले हैं। तो एक इम्पोर्टेंट लेक्चर करते हैं जिसके अंदर हम इकोनॉमिक्स क्लास 11 के सारे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। बेसिकली ये जो वीडियो है ये उन बच्चों के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जिनको पास होना है। ठीक है जी। और हमें पता ही है कि 11वीं क्लास के बच्चों की थोड़ी कंडीशन कैसी होती है। तो एट द एंड एग्जाम से 15-20 दिन पहले उनके दिमाग में सिर्फ एक ही क्वेश्चन होता है कि सर इतना करा दो कि बस पास हो जाऊं। तो अब जब पास ही होना है तो अब हम क्या कर सकते हैं। पास होना है तो पास होने के लिए क्या क्या चीजें पढ़नी है हम उसको देखते हैं। तो क्लास 11 का बुक 1 मैक्रो माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम डिस्कस करेंगे आज के। माइक्रो इकोनॉमिक्स जिसके अंदर इट कंसिस्ट अराउंड 11 चैप्टर्स। तो इतने सारे चैप्टर पढ़ने होंगे तो सर मैं वैसे ही टॉपर बन जाऊंगा। तो इतने सारे चैप्टर तो पढ़ नहीं सकता, तो मैं क्या क्या पढूं या कौन कौन से टॉपिक पढूं या कौन कौन से चैप्टर्स पढूं, वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अभी कोई खास प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की। ठीक है जी। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम यूनिट 1 इंट्रोडक्शन, यूनिट 2 कंज्यूमर बिहेवियर। कुछ स्कूल्स के अंदर कुछ चैप्टर्स डिलीट भी करा देते हैं टीचर्स। तो आप उसी के अकॉर्डिंग देखना। मैं वन बाय वन सारे चैप्टर ही डिस्कस कर दूंगा। तो जिसके स्कूल में कोई चैप्टर डिलीट हो गया हो तो वो उस चैप्टर को स्किप कर दे। कंज्यूमर बिहेवियर में आपके पास दो इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेंगे, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड। नेक्स्ट यूनिट है आपकी प्रोड्यूसर बिहेवियर। ये सबसे लॉन्गेस्ट यूनिट है माइक्रो की। इस यूनिट में आपको चैप्टर मिलेंगे प्रोडक्शन फंक्शन, कॉस्ट, रेवेन्यू, सप्लाई एंड प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। यूनिट नंबर 4 आपकी लास्ट यूनिट है जिसपे आपको मार्केट डिटर्मिनेशन, आपके पास दो चैप्टर्स हैं, फॉर्म्स ऑफ मार्केट एंड प्राइस डिटर्मिनेशन। तो ओवरऑल देखा जाए 1 2 3 4 5 6 अराउंड वही 10-11 चैप्टर्स हैं आपके पास। अब इन चैप्टर में से वन बाय वन देखते हैं किस किस चैप्टर में हमें क्या क्या टॉपिक पढ़ना बहुत जरूरी है। क्योंकि टॉपिक बहुत सारे हैं, चैप्टर भी बहुत बड़े बड़े हैं, तो हम हर चैप्टर को पूरा पढ़ेंगे नहीं क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। और मेजर रीजन ये कि हमें सिर्फ पास होना है। तो पास होने के लिए हमें कितना कितना पढ़ना पड़ेगा सिर्फ वो हम देखते हैं। चलो भाई, जब सिर्फ पास ही होना है तो क्या कर सकते हैं। ठीक है जी। तो मैं आपको चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करता हूँ। चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन। देखो जी भैया, इसमें जो चैप्टर में टॉपिक बता रहा हूँ अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है जी। बाकी बेसिक बेसिक बताते हुए चलेंगे। इंट्रोडक्शन में सबसे पहला और सबसे बेसिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। बुक, नोट्स, गूगल कहीं से भी पढ़ सकते हो। एटलीस्ट 4 पॉइंट्स पढ़ने हैं आपने माइक्रो और मैक्रो के डिफरेंस के। जैसे माइक्रो के अंदर हम बोलते हैं कि हम प्रॉब्लम को स्टडी करते हैं एट इंडिविजुअल लेवल, मैक्रो में एट इकोनॉमी लेवल। माइक्रो के दो इंपॉर्टेंट टूल डिमांड एंड सप्लाई है, मैक्रो के दो इंपॉर्टेंट टूल एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई है। थर्ड में आप एग्जाम्पल लिख सकते हो, फोर्थ में आप लिख सकते हो माइक्रो इज ऑल्सो नोन एज प्राइस थ्योरी, मैक्रो इज ऑल्सो नोन एज इनकम थ्योरी। तो कोई भी एनी फोर, कोई भी 4 पॉइंट आप पकड़ लीजिए। और थोड़ा ध्यान रखिएगा इनके एग्जाम्पल्स पढ़कर एमसीक्यूज में क्वेश्चन आ सकते हैं कि आपको कोई 4 वेरिएबल गिवन होंगे और आपसे उसमें कहा जाएगा आइडेंटिफाई माइक्रो वेरिएबल। तो माइक्रो वेरिएबल में आपने एक चीज ध्यान रखनी है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम सिर्फ
इंडिविजुअल लेवल पर ही स्टडी करते हैं। इंडिविजुअल लेवल मतलब एक फर्म की प्रॉब्लम, एक इंडस्ट्री की प्रॉब्लम, कंज्यूमर की प्रॉब्लम, प्रोड्यूसर की प्रॉब्लम, ये सब इंडिविजुअल लेवल पर। बट इन केस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स हम इकोनॉमी के लेवल पर यानी एग्रीगेट लेवल पर प्रॉब्लम को स्टडी करते हैं। स्टडी इकोनॉमिक प्रॉब्लम एट एग्रीगेट लेवल। तो एग्रीगेट लेवल में कोई सिंगल नहीं होगा। हाँ, जैसे कंट्री की नेशनल इनकम, कंट्री का जीडीपी, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट, बजट, ये सब एग्रीगेट लेवल पर डिस्कस की जाती हैं। तो आप इनके कुछ एग्जांपल्स पढ़ लीजिए जिससे आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकें। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जब आप बढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आप ये क्वेश्चन करेंगे। कौन सा? सेंट्रल प्रॉब्लम्स। हाँ जी, सेंट्रल प्रॉब्लम्स। सेंट्रल प्रॉब्लम अगर आप ओवरऑल चैप्टर 1 देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि चैप्टर 1 तो बेसिक स्टार्ट होता है स्कार्सिटी से। और स्कार्सिटी का मतलब आपको पता ही है, रिसोर्सेज की कमी, लैक ऑफ रिसोर्सेज इन कंपैरिजन टू आवर वांट्स। तो डिजायर्स अनलिमिटेड है और उसको फुलफिल करने के लिए रिसोर्सेज क्या है? लिमिटेड। तो भैया जब अनलिमिटेड चीज को लिमिटेड चीज से फुलफिल करोगे तो पक्की बात है प्रॉब्लम तो अराइज होगी। हाँ जी, ये बात तो पक्की है कि प्रॉब्लम अराइज होंगी। और क्या, उन प्रॉब्लम को ही हमें सॉर्ट आउट करना होता है विद द हेल्प ऑफ इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स हमें यही चीज सिखाती है कि हम अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को कैसे यूटिलाइज करें जिससे हमारी अनलिमिटेड डिजायर्स फुलफिल हो जाए या हमारी वांट्स फुलफिल हो जाए लिमिटेड रिसोर्सेज से। तो यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम अराइज होती हैं। ठीक है जी। तो सेंट्रल प्रॉब्लम के अंदर आपके पास, मैं आपको बता देता हूँ, 3 प्रॉब्लम्स होती हैं जिनको हम सेंट्रल प्रॉब्लम बोलते हैं। पहली प्रॉब्लम है व्हाट टू प्रोड्यूस, कितना क्या प्रोड्यूस करना है। देन हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करना है। देन फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करना है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है भैया जी, कैसे भी कर कर इनको याद कर लो, रट लो। इन केस अगर आपको ये प्रॉब्लम समझनी हो तो मेरे चैनल के ऊपर ये चैप्टर 1 पूरा डिस्कस हुआ हुआ है ब्रीफ में, तो आप उसको और आराम से देख सकते हो। तो तीनों प्रॉब्लम में से कोई भी एक प्रॉब्लम पेपर में टपक सकती है 3-4 मार्कर के क्वेश्चन। इसके बाद अगला टॉपिक क्या पढ़ेंगे? अगला टॉपिक पढ़ेंगे पीपीसी। पीपीसी बोले तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी पॉसिबिलिटी कर्व, और इट इज ऑल्सो नोन एज पीपीएफ, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, और इट इज ऑल्सो नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। तो ये नाम है इसके। गेम यहाँ पे ये बहुत बड़ी है। पीपीसी को लेकर आपने बिल्कुल भी रिस्क नहीं उठाना। पीपीसी के अंदर मैं क्या टॉपिक पढ़ूं? तो भैया सबसे पहले तो इसकी डिफाइन पढ़ लेना कि ये होता क्या है। तो पीपीसी बेसिकली आपने देखा ही होगा, दो कमोडिटीज के बीच में ऐसे हम कर्व बनाते हैं, गुड एक्स एंड गुड वाई। तो पीपीसी का काम होता है हमें दो कमोडिटीज में वेरियस पॉसिबल कॉम्बिनेशन शो करना। दो गुड्स कैसे कैसे प्रोड्यूस हो सकती हैं उनके बीच में सारी पॉसिबिलिटीज शो करना, ये पीपीसी का काम होता है। और पीपीसी जो अपने कॉम्बिनेशन शो करता है वो दो बेसिस पे शो करता है। भाई अगर आपको कॉम्बिनेशन बनाने हैं तो कुछ ना कुछ बेसिस होंगे ना, तो वो आपके दो बेसिस हैं। वो क्या है? एक रिसोर्सेज एंड देन टेक्नोलॉजी। तो ये दो इंपॉर्टेंट बेसिस हैं जिनकी बेसिस पर पीपीसी ड्रॉ किया जाता है। इसलिए पीपीसी के अजम्पशंस में भी लिखा जाता है नो चेंज इन टेक्नोलॉजी, नो चेंज इन रिसोर्सेज, यानी ये कांस्टेंट रहेंगे। तो सबसे पहले आप पीपीसी की डिफाइन पढ़ लीजिए। देन क्या पढ़ो? प्रॉपर्टीज पढ़ लीजिए भाई। पीपीसी की प्रॉपर्टीज कितनी है? दो है, नाम बता देता हूं जिससे एमसीक्यूज आए तो एटलीस्ट उसमें आप कर लो। दिख ही रहा होगा, लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग, एंड इसकी शेप कैसी होती है? कॉनकेव टू द ओरिजिन, कॉनकेव टू द ओरिजिन। एक एक मार्क में एमसीक्यूज में आ सकता है व्हाई पीपीसी इज कॉनकेव टू द ओरिजिन। तो मैं अभी यहां पर आपको रीजन बता देता हूं, डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग एमआरटी। तो अगर एक मार्क का क्वेश्चन आए तो आराम से पिक कर लेना भाई। कॉनकेव ओरिजिन से क्यों होता है पीपीसी? तो मैंने यहां लिख दिया इंक्रीजिंग एमआरटी, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। फिर वही वाली बात है, अगर आपको इसको डिटेल में जानना है तो आप और इसको थोड़ा सा सर्च कर सकते हैं।
पॉइंट नंबर सी क्या पढ़ना है मुझे पीपीसी में भाई, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये भी है, शिफ्ट इन पीपीसी। पीपीसी में शिफ्ट पढ़ने हैं आपने। ये क्या मतलब हुआ भाई, आपको पता ही है कोई भी कर्व हम ड्रॉ करते हैं तो वो राइट लेफ्ट शिफ्ट होता ही है। वो शिफ्ट होता किसकी बेसिस पर है, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो मैंने आपसे कहा कॉम्बिनेशन बने हैं दो बेसिस पर, रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। तो याद रखना, अगर कोई भी ऐसा इवेंट या इंसिडेंट होता है जिससे रिसोर्सेज या टेक्नोलॉजी में कोई चेंजेस आते हैं, तो पीपीसी शिफ्ट हो जाता है। अच्छा जी, कहाँ शिफ्ट होगा? अगर किसी रीजन से आपको लगता है रिसोर्सेज बढ़ गए, तो पीपीसी को ऐसे राइटवर्ड शिफ्ट कर दीजिएगा। तो ये कब करना है आपने? जब आपके रिसोर्सेज क्या हो जाए, इंक्रीज, या आपकी टेक्नोलॉजी क्या हो जाए, अपडेट। ठीक है जी। और सेकंड क्या है जी, या फिर आपका पीपीसी लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, इनवर्ट शिफ्ट हो जाएगा। और इनवर्ट शिफ्ट होने के दो ही रीजन हो सकते हैं, या तो आपका रिसोर्सेज रिड्यूस हो गए। कैसे रिड्यूस हो जाएंगे? फ्लड आ गया, कोई और नेचुरल डिजास्टर है, उसकी वजह से पीपीसी लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाता है। या फिर डिग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी में अभी भी आउटडेटेड है। ओवरऑल चैप्टर 1 आपका सामने हो चुका है, क्या क्या टॉपिक आपको पढ़ना है। अब मैं आपको चलता हूँ चैप्टर नंबर 2 पर लेकर। आओ जी, चैप्टर नंबर 2 क्या नाम है जी? कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम नाम है भाई। मैं तो पहले सजेस्ट करूंगा, अगर आपके पेपर में चैप्टर आ रहा है तो आप ये चैप्टर थोड़ा लास्ट में पढ़िएगा। हाँ, चैप्टर थोड़ा लेंदी है और थोड़ा सा ट्रिकी लगता है बच्चों को, तो आप इस चैप्टर को स्किप करके पहले और चैप्टर पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं पॉइंट्स बता देता हूँ आपको सारे, इसमें क्या करने हैं। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम में आप स्टार्ट करेंगे दो अप्रोचेस से, कार्डिनल अप्रोच वर्सेस ऑर्डिनल अप्रोच। ये एमसीक्यूज में क्वेश्चन है, बहुत आसान आसान, आराम से पिक करोगे आप एक नंबर यहाँ पर। कार्डिनल मींस कैलकुलेट यूटिलिटी इन नंबर्स, मेजर्ड इन नंबर्स, किसको? यूटिलिटी को। और ऑर्डिनल बोलता है नॉट मेजर्ड इन नंबर्स। क्या कर सकते हैं फिर यूटिलिटी को लेके? हम रैंकिंग कर सकते हैं। ये दोनों कॉन्सेप्ट किसको लेकर बनाए गए? यूटिलिटी, सेटिस्फैक्शन को लेकर। कार्डिनल कहते हैं सेटिस्फैक्शन को नंबर्स में एस्टिमेट कर सकते हैं, और ऑर्डिनल बोलते हैं नहीं जी, नंबर में एस्टिमेट नहीं हो सकता, सिर्फ आप रैंकिंग कर सकते हो। दोनों में रियलिस्टिक देखा जाए तो ऑर्डिनल रियलिस्टिक है और कार्डिनल थोड़ा सा अनरियलिस्टिक है। वही वाली बात हो गई, जैसे मैं आपसे बोलूं एक प्लेट बिरयानी खाकर आपको कितनी यूटिलिटी मिलेगी, तो कोई बच्चा खड़ा होकर बोल रहा है मुझे 200 यूटिल मिले, कोई बोल रहा है 500 यूटिल मिले, कोई बोल रहा है 300 यूटिल्स मिले। तो ये कैसी किस बेसिस पर जज होगा, इसलिए थोड़ा सा अनरियलिस्टिक है ये। अच्छा जी, पढ़नी तो फिर भी है जी। कार्डिनल अप्रोच गिवन बाय एल्फ्रेड मार्शल, नाम रखना याद, एक मार्क में क्वेश्चन आ जाएगा। एल्फ्रेड मार्शल ने अप्रोच दी थी। कार्डिनल में क्या पढ़े? कार्डिनल में आप सबसे बेसिक क्वेश्चन पढ़ो, रिलेशन बिटवीन टीयू एंड एमयू। मैं यहीं पर आपको दोनों पॉइंट्स बता देता हूँ। ये टीयू कर्व है जो दिखने में थोड़ा सा डायनासोर की शेप में है, और यहां से आप एमयू स्टार्ट कर दीजिए। ये जो डाउनवर्ड स्लोपिंग है, ये लाइन जो है रेड, ये एमयू है। ठीक है जी। ये दो कर्व होते हैं टीयू एंड एमयू, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। आपने सीधे से पॉइंट याद रखने, जो आप कर्व में देख रहे हो, क्या देख रहे हो? जब जब टीयू राइज हुआ तो आपने देखा एमयू फॉल हुआ। ठीक है जी, राइज हुआ और एमयू फॉल। फिर टीयू क्या हुआ? टीयू यहाँ पहुंच गया अपने टॉप पॉइंट पर, इसको बोलते हैं टीयू इज एट मैक्सिमम पॉइंट। तो जब टीयू अपने मैक्सिमम पर पहुंचा तो एमयू भी आप देख रहे हो फॉल होते होते उसने एक्सेस को टच कर दिया। इट मींस एमयू की वैल्यू 0 हो गई। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर आप देख ही रहे हो टीयू उसके बाद फॉल हो गया, और एमयू कहाँ चला गया? एमयू ने तो एक्सेस ही क्रॉस कर दी। एक्सेस क्रॉस करने का मतलब क्या होता है? नेगेटिव हो गई वैल्यू। ये तीन पॉइंट आपने याद रखने। यहां पर ये जो सेकंड वाला पॉइंट है, व्हेन टीयू इज एट मैक्सिमम एंड एमयू इज 0, दिस पॉइंट इज नोन एज सैचुरेशन पॉइंट, और इट इज ऑल्सो नोन एज पॉइंट ऑफ सेटेटी। तो बेटा ध्यान रखना नाम, सेटेटी और सैचुरेशन पॉइंट कौन सा होता है? जब टी यू अपने मैक्सिमम पर और एम यू 0 होता है। ठीक है सर, इसके बाद क्या करें? इसके बाद आप आगे बढ़कर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की दो इंपॉर्टेंट केसेस हैं,
1 कमोडिटी केस एंड 2 कमोडिटी केस। तो आप अगर चाहो तो 1 कमोडिटी केस को स्किप कर सकते हो जी, 2 कमोडिटी मत करना। अच्छा जी, 2 कमोडिटी केस में क्या होगा भाई, हुआ ये कि एक कंज्यूमर 2 गुड्स खरीद रहा है। हाँ जी, सपोज गुड एक्स एंड गुड वाई। तो इक्विलिब्रियम किस पॉइंट पर होगा? इक्विलिब्रियम मींस स्टेट ऑफ रेस्ट, जहां पर यानी ऐसी सिचुएशन जिसके बाद कंज्यूमर कहीं जाना ही नहीं चाहता, यानी आपके लिए एक बेस्ट सिचुएशन। तो कंज्यूमर को बेस्ट सिचुएशन कब मिलेगी? जब वो 2 गुड्स खरीदेगा, व्हेन mu(x अपॉन px इज इक्वल्स टू mu(y अपॉन py। इसको मत भूलना, इसको फॉर्मूला समझ लो आप। किस चीज का फॉर्मूला? 2 कमोडिटी केस का फॉर्मूला है ये, कि कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम पॉइंट कहां रीच करेगा, ये उसकी कंडीशन है जो आपने नहीं भूलनी। अच्छा, अब इसमें क्वेश्चन कैसा आएगा सर? इसमें क्वेश्चन ऐसा आ रहा है कि इसमें mu(x अपॉन px इज नॉट इक्वल टू mu(y अपॉन py। इक्वल नहीं होंगे। अच्छा, कैसे पता चलेगा? वो आपको क्वेश्चन के अंदर mu(x की वैल्यू दे देगा। सपोज mu(x 4 है, px भी 4 है, mu(y 4 है, बट py 2 है। सबकी वैल्यू दे दी आपको। हाँ जी, अब आपसे पूछेगा इज अ कंज्यूमर इन इक्विलिब्रियम। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में है। तो आपको कैसे पता चलेगा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में है या नहीं? आपने इस कंडीशन को लिखना है और इस कंडीशन में वैल्यूज को पुट करना है। देखो पुट करके देख लेते हैं। कितना है जी mu(x)? mu(x) है जी 4, और px कितना है जी? 4, mu(y) 4, py 2। कैंसिल करना, ये 1 बचा सर और ये करा 2। क्या दोनों साइड इक्वल है? नहीं, नॉट इक्वल। नॉट इक्वल तो कंज्यूमर इज नॉट इन इक्विलिब्रियम। सीधी सी बात। अगर ये दोनों साइड बराबर आ जाती तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होता। अब दोनों इक्वल नहीं आई तो इक्विलिब्रियम नहीं है। अब आगे क्वेश्चन कंटिन्यू होगा, व्हाट विल बी द फर्दर रिएक्शन ऑफ द कंज्यूमर। तो आगे अब कंज्यूमर क्या करने वाला है? तो अब आप ये देखो कौन सी साइड ग्रेटर है। तो ये अगर ये 1 और 2 का एग्जांपल लें, तो भैया ये साइड ग्रेटर है, राइट हैंड साइड। और राइट हैंड साइड पे आपने कौन सी गुड लिखी है? राइट हैंड साइड पे हमने लिखी है y। हाँ जी, यानी y वाली साइड ग्रेटर है। अब वो आपसे पूछ रहा है बताओ जी बताओ कंज्यूमर क्या करने वाला है। तो आप सीधी सी ट्रिक याद रखो, जिस साइड पर ग्रेटर का साइन होगा कंज्यूमर उसी गुड को अब ज्यादा कंज्यूम करेगा। ओके, तो कहां पर ग्रेटर का साइन है? y पर ग्रेटर का साइन है। इसका मतलब कंज्यूमर विल कंज्यूम मोर ऑफ y इन प्लेस ऑफ x। अब बजाय वो x खाने के y खाएगा। सर क्यों? क्योंकि बेटा y पर ग्रेटर का साइन है, इसका मतलब y की यूटिलिटी ज्यादा है। और कंज्यूमर, जैसे आप और मैं, कोई भी कंज्यूमर है, कंज्यूमर का नेचर होता है जिससे उसको सेटिस्फैक्शन ज्यादा मिलता है वो ज्यादा खाता है। सीधी सी बात है। तो जब y से उसको सेटिस्फैक्शन ज्यादा मिलेगा तो वो y ज्यादा कंज्यूम करेगा। ठीक है जी, अब क्या होगा? वो खाता रहेगा खाता रहेगा खाता रहेगा। ये बात तो आप भी जानते हो, जब एक गुड को आप कंसिस्टेंटली कंज्यूम करते रहते हो तो आपको उस गुड से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन कम होता रहता है। यहाँ पर आपने काउंटिंग्स बढ़ाई, वहां पर सेटिस्फैक्शन लेवल कम हो गया। ऐसे ही होता है ना जी। तो एक पॉइंट पर जाकर ये दोनों वैल्यूज इक्वल हो जाएंगे और कंज्यूमर स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में दोबारा आ जाएगा। तो ये y पर ग्रेटर था। अगर किसी सिचुएशन में x पे ग्रेटर आएगा तो स्टेटमेंट सेम रहेगा, बस y की जगह पर x लिख देंगे। इतने स्मार्ट तो तुम लोग हो ही, समझ जाओगे। अब आते हैं ऑर्डिनल पर। हाँ जी, ऑर्डिनल थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। हाँ जी, ऑर्डिनल में क्या पढ़े? ऑर्डिनल में भाई पढ़ेंगे इंडिफरेंस कर्व, क्योंकि ऑर्डिनल अप्रोच इज ऑल्सो नोन एज आईसी अप्रोच। अब ये क्या फिल्म है भाई? आईसी में दरअसल ऐसा है, अगर मैं तुम्हें बताऊं, अभी तुमने पीछे एक टॉपिक पढ़ा है पीपीसी चैप्टर 1 में, तुम उससे बहुत मिलता जुलता पाओगे इस टॉपिक को। यहाँ पे गुड एक्स, यहाँ पर गुड वाई। पीपीसी ने भी क्या करा था, 2 गुड्स में वेरियस कॉम्बिनेशन शो करे थे। आईसी भी तुम्हें 2 गुड्स में वेरियस कॉम्बिनेशन शो करेगा, बस थोड़ी शेप अलग है। ये शेप में कॉन्वेक्स बनता है और वो शेप में कॉनकेव बना था। हाँ, ये भी ठीक है, आधी डेफिनेशन भी ठीक है, लेकिन वहां प्रोडक्शन की बात हो रही थी, यहाँ पर कंजम्पशन की बात हो रही है। तो आईसी 2 गुड्स में वेरियस कॉम्बिनेशन शो करता है, वेरियस कॉम्बिनेशन बिटवीन 2 गुड्स।
ठीक है जी। देन ईच कॉम्बिनेशन ऑफरिंग इक्वल सेटिस्फैक्शन, इसकी डेफिनेशन कहती है आप कोई सा भी लेवल चूज कर लो, आपको सब पर सेटिस्फैक्शन बराबर ही मिलना है। ओके, नेक्स्ट ऑर्डिनल में आप पढ़ेंगे इनकी प्रॉपर्टीज। हाँ बेटा, आईसी की प्रॉपर्टीज अच्छे से पढ़नी है। कितनी है? 4 है, मैं बता देता हूं आपको। लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग, शेप कैसी है दिखने में? कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, दो आईसी बिल्कुल भाई की तरह है, नहीं लड़ेंगे। टू आईसी नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, भाई तो लड़ते हैं लेकिन, हाँ भाई लड़ते हैं लेकिन ये नहीं लड़ेंगे, ये कोऑपरेटिव भाई हैं। दो आईसी कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो एक डायग्राम में अगर आपने दो आईसी बनाए तो बालक याद रखना ऐसे नहीं बनाना, गलत है। ओके, तो फिर कैसे बनाएंगे? बना के दिखा देते हैं आपको। एक बना लिया तो या तो उसके हायर बनेगा या उसके लोअर बनेगा, ऐसे। ओके, तो यही आपकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, नाम है हायर आईसी हायर सेटिस्फैक्शन। जितना आईसी हायर होगा, याद रखना सेटिस्फैक्शन का लेवल भी हायर होगा। गुड, 4 प्रॉपर्टीज है, बहुत अच्छे से याद रखनी है। जब एक से ज्यादा आईसी एक डायग्राम में बनता है, दिस इज नोन एज इनडिफरेंस मैप। जी, एक आईसी है तो आईसी कर्व, और अगर एक से ज्यादा आईसी बन रहे हैं तो इनडिफरेंस मैप कहते हैं। छोटी छोटी सी बातें मैं आपको बताता चल रहा हूं। यहां पर एक छोटी सी और बात नोट कर लीजिए, यहां पर भी पूछ सकता है व्हाई आईसी इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। तो अभी पीछे मैंने बताया था ना, कॉन्केव होने का रीजन एमआरटी इंक्रीज होता है। तो सर यहाँ पर एमआरटी थोड़ी होगा। हाँ, यहाँ पर एमआरटी नहीं है, लेकिन है एमआरएस, मिलता जुलता है। वहां पे टी था, यहाँ पर एस है। यहाँ पर क्या हुआ? मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। तो बेटा कॉन्वेक्स होगा तो याद रखना एरो नीचे, मतलब एमआरएस डिक्रीज होगा। ओके, अगर शेप कॉन्केव है तो इंक्रीज, अगर शेप कॉन्वेक्स है तो डिक्रीज। ठीक है जी। पीपीसी होगा तो एमआरटी और आईसी होगा तो एमआरएस। अगला टॉपिक क्या पढ़ना है? छोटा सा टॉपिक है बजट लाइन, काफी सारे एग्जाम्स के अंदर हमें देखने को मिलता है। बजट लाइन की सबसे पहले शेप देख लो, ये है डाउनवर्ड स्लोपिंग और दोनों एक्सिस को टच करेगा। ओके, इसका काम क्या है बेटा? बेसिकली ये आपकी औकात बताएगा। हाँ, किस वे में औकात? जैसे आपके पास इनकम है 20 रुपए और आप दो गुड्स बाय करना चाहते हो। सपोज गुड एक्स उसकी वैल्यू है 4 रुपए और गुड वाई जिसकी वैल्यू है 5 रुपए। ओके, तो बजट लाइन तुम्हें ये बताएगा कि गिवन इनकम और दोनों प्राइसेस की बेसिस पर आप कितनी कितने कॉम्बिनेशंस बाय कर सकते हो। हाँ, तो ये रियलाइज कराएगा कि आपकी इनकम वैल्यू कितनी है। जैसे सिंपल सा एग्जांपल लो, तो 20 रुपीज है, अगर मैं सारा पैसा एक्स पे खर्च कर दूं तो कितनी यूनिट आ जाएंगी? 5। वाई नहीं आएगी, है ना? हाँ, इस तरह से आप कॉम्बिनेशन बना सकते हो। तो इसका काम होता है इनकम एंड प्राइसेस की बेसिस पर कॉम्बिनेशन शो करना। तो जो चीज मैंने आपको अभी पीछे बताई थी शिफ्ट होने का रीजन, तो बजट लाइन के शिफ्ट होने का रीजन है चेंज इन इनकम। अगर किसी कंज्यूमर की इनकम चेंज हो जाए तो याद रखना भाई, बजट लाइन शिफ्ट हो जाएगी। कैसे शिफ्ट होगी जी? ये बनाए आपने बजट लाइन, और ये बजट लाइन अगर आपकी इनकम राइज हुई तो इट विल शिफ्ट राइटवर्ड, और अगर आपकी इनकम फॉल हुई इट विल शिफ्ट लेफ्टवर्ड। सिंपल सा आंसर है। तो यहां कब होगा? जब इनकम राइज होगी, और यहां कब होगा? जब आपकी इनकम कम होगी। सर ये राइट क्यों शिफ्ट हुआ? बेटा जब पैसे ज्यादा होंगे तो हम ज्यादा कॉम्बिनेशंस खरीद सकते हैं, ज्यादा क्वांटिटी खरीद सकते हैं, इसलिए वो राइट चला जाएगा। और जब आपकी इनकम कम हो जाएगी तो आप कॉम्बिनेशन कम बाय करोगे तो वो लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा। ओके, और अगर प्राइसेस के साथ कुछ हो गया तो चलो एक बार बना के देख लेते हैं। यहाँ पे गुड एक्स है और यहाँ पर गुड वाई है। सिर्फ एक एग्जाम्पल देके समझा देते हैं, आपको समझ आ जाएगा। क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ आया कि बालक प्राइस ऑफ वाई, वाई गुड के प्राइसेस राइज हो गए, बताओ बजट लाइन कैसे रोटेट या शिफ्ट होगी? तो एक चीज तो आपने याद रखनी है, वो क्या? जब भी एक सिंगल गुड का प्राइस चेंज होगा तो बजट लाइन शिफ्ट नहीं होगी। ये इनकम के केसेस में शिफ्ट हुआ है। तो प्राइस के केस में क्या होगा? रोटेशन होगी, यानी पूरी बजट लाइन नहीं होगी बल्कि वो एक साइड से रोटेट हो जाएगी। अच्छा सर कैसे हो गया ये बताओ? प्राइस ऑफ वाई बढ़ गया, सोचो वाई का प्राइस बढ़ा तो आप जितना वाई खरीद रहे थे
उतने ही खरीदोगे, उससे कम खरीदोगे या उससे ज्यादा खरीदोगे? अगर Y का प्राइस बढ़ा और हमारी इनकम पहले जितनी थी उतनी ही है, कोई चेंज नहीं हुआ, यानी पहले भी 20 रुपए थे, आज भी 20 रुपए आपके पास। Y पहले 5 रुपए का था, अब 5 रुपए से इसकी कीमत 6 रुपए हो गई। तो भाई साहब, जो 5 रुपए में कॉम्बिनेशन आ रहे थे, वो 6 में थोड़ी ना आ पाएंगे। यानी अब आप उसकी क्वांटिटी कम बाय कर पाओगे। बच्चे गलती करते हैं कि प्राइस ऑफ Y बढ़ रहा होता है तो वो Y की लाइन को बाहर शिफ्ट कर देते हैं, बाहर रोटेट कर देते हैं। तो प्राइस बढ़ा तो थोड़ा दिमाग लगाओ, प्राइस बढ़ा तो यूनिट्स कम होंगी तो आप देखो कैसे करेंगे, ये इस तरह से रोटेट होगा। यस, पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी। तो पहले आपकी बजट लाइन ए सी पर थी, देन रोटेट होकर वो ए बी बन गई, ए सी टू ए बी। इसको हम रोटेशन कहते हैं। तो कोई से भी प्राइस की बात हो, थोड़ा सोच लेना प्राइस बढ़ने से यूनिट्स क्या होंगी, फिर उसके हिसाब से उसको अंदर या बाहर की तरफ रोटेट करना। क्योंकि यहाँ पर y के प्राइस की बात हुई थी तो हमने नो चेंज इन x, x में कुछ भी नहीं करा, सिर्फ y को रोटेट करा। तो अगर x के प्राइस की बात होगी तो बेटा y ऐसे ही रहेगा, x को चेंज कर देना। ओके, लास्ट क्वेश्चन, काफी सारे स्कूल्स में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की सिचुएशन बताओ विद द हेल्प ऑफ आईसी। हाँ, विद द हेल्प ऑफ आईसी एनालिसिस। तो भाई एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, आईसी एनालिसिस। तो मैं आपको ज्यादा डिटेल तो नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि फिर वही वाली बात है, सारा पढ़ना पड़ जाएगा। आप सिर्फ कंडीशंस याद रखना। कंडीशन है, अगर आप चाहते हो कि कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम कहाँ मिलेगा आईसी एनालिसिस की हेल्प से, तो आपने कंडीशन याद रखनी है, एम आर एस इज इक्वल्स टू पी एक्स अपॉन पी वाई। ये कंडीशन है, जैसे मैंने आपको अभी एम यू एक्स वाली कंडीशंस बताई थी। ठीक है, जिस बच्चे को लग रहा थोड़ा सा चैप्टर डिफिकल्ट है, तो मैं अभी भी बोल रहा हूँ उसको कि ये चैप्टर अभी वो स्किप कर दे, पहले बाकी की यूनिट कर ले। बाकी जिन बच्चों ने चैप्टर्स पढ़े हुए हैं थोड़े बहुत, वो कर लेंगे। एमआरएस, एमआरएस किसको बोलते हैं? आईसी के स्लोप को एमआरएस बोलते हैं भाई। और पी एक्स अपॉन पी वाई किसको बोलते हैं? बजट लाइन के स्लोप को बोलते हैं, स्लोप ऑफ बजट लाइन। तो दोनों के स्लोप जब इक्वल होंगे। अच्छा जी सर, बना के दिखाओ तेरा डायग्राम कैसे बनेगा। देख भाई, ये है बजट लाइन, डाउनवर्ड स्लोपिंग। हाँ जी, अब एक आईसी बनाओ जो इसको टेंजेंट बनता हुआ जाए, ये रहा। अच्छा, टेंजेंट ही बनाना है, इंटरसेक्ट नहीं करना। हाँ, इंटरसेक्ट भी कर सकते हो, ये लो। लेकिन इक्विलिब्रियम उसी पॉइंट पर होगा जहां पे ये पॉइंट टेंजेंट होगा, यानी ये पॉइंट, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम यही होगा। क्यों? ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट क्यों नहीं बनाया आपने इक्विलिब्रियम, जबकि इन दोनों पर भी वैल्यू इक्वल है? तो पहली कंडीशन कहती है एम आर एस इज इक्वल्स टू पी एक्स अपॉन पी वाई, और दूसरी कंडीशन बोलती है आई सी मस्ट बी टेंजेंट टू द बजट लाइन। आईसी की शेप बजट लाइन पर टेंजेंट होनी चाहिए। तो ये ई वाला पॉइंट टेंजेंसी वाला पॉइंट है। बाकी अगर मैं यहाँ पर सी एंड डी लिखता हूं तो सी और डी पर टेंजेंसी नहीं है, इसीलिए वो इक्विलिब्रियम भी नहीं होगा। और सिंपल सा आंसर हो गया। ठीक है जी। अब यहाँ पे छोटा सा एमसीक्यू पर क्वेश्चन आते हैं, वो आप याद रखो। जैसे मैंने आपको भी बताया एमयूएक्स वाले में, अगर एम आर एस की वैल्यू पी एक्स अपॉन पी वाई के इक्वल नहीं हुई, कैसे पता चलेगा? या तो क्वेश्चन में डायरेक्टली लिखा आ जाएगा, या आपको वो वैल्यूज दे देगा, आप पुट करके देख लेना। तो आपके सामने दो सिचुएशंस आएंगी, ईदर एम आर एस इज मोर देन पी एक्स अपॉन पी वाई, और एम आर एस इज लेस देन पी एक्स अपॉन पी वाई। हाँ जी सर, दो आएंगे। तो बेटा सिर्फ ट्रिक बना के याद रख ले इतनी सी बात, अगर एम आर एस ग्रेटर होगा तो कंज्यूमर विल कंज्यूम मोर ऑफ एक्स लेस ऑफ वाई, बस। अगर एम आर एस ग्रेटर होगा तो कंज्यूमर एक्स को ज्यादा कंज्यूम करेगा, वाई को कम। और अगर एम आर एस लेसर हुआ तो उल्टा ना, एक्स को कम और वाई को ज्यादा। इस चैप्टर में इतना पढ़ना है। फिर बोल रहा हूँ, अगर चैप्टर लग रहा है थोड़ा सा डिफिकल्ट है, जल्दी जल्दी समझ नहीं आ रहा, तो भैया चैप्टर को अभी छोड़ देना, दूसरा चैप्टर पढ़ लेना। आओ जी, तीसरे चैप्टर पे चढ़ते हैं, डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। डिमांड को लेकर भाई वन ऑफ द बेस्ट चैप्टर है माइक्रो का। डिमांड को लेकर आप डायरेक्ट इस चैप्टर के फैक्टर्स पढ़िए, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। तो डिमांड को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स, सबसे पहले प्राइस ऑफ द कमोडिटी, फिर आपने शायद पढ़ा हो रिलेटेड गुड्स होते हैं। और रिलेटेड गुड्स में आपके पास दो टाइप के गुड हैं,
सब्स्टिट्यूट गुड जैसे टी एंड कॉफी, एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री बल्ब होल्डर, हाँ जी। याद क्या रखूं सर इसमें? बेटा याद सिर्फ ये रख, जैसे दो गुड हैं सब्स्टिट्यूट में एक्स एंड वाई, अगर एक गुड का प्राइस बढ़ा तो याद रखना दूसरी गुड की डिमांड बढ़ेगी। सब्स्टिट्यूट गुड का नेचर बता रहा हूँ कि सब्स्टिट्यूट गुड में जब दो गुड्स होती हैं सब्स्टिट्यूट, तो एक का प्राइस बढ़ने से दूसरे की डिमांड बढ़ती है। सोच लो, आराम से समझ आ जाएगा। चाय के प्राइस बढ़ते हैं तो लोग कॉफी ज्यादा पीते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड में कौन से एग्जाम्पल देंगे? कॉम्प्लीमेंट्री गुड में मैंने जैसे आपको बोला, बल्ब होल्डर ले लो, ठीक है जी, और मोबाइल एंड चार्जर ले लो। तो ये दो अलग अलग गुड है लेकिन एक साथ यूज होती हैं। ऐसी गुड्स को हम कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं। तो बेटा अगर मोबाइल के प्राइस बढ़ेंगे तो लोग चार्जर की डिमांड भी कम करेंगे। बिल्कुल सीधा सा आंसर है। तो यहाँ पर दो गुड होंगी और उसमें एक गुड का प्राइस बढ़ने से दूसरे गुड की डिमांड फॉल हो जाएगी। इन शॉर्ट इनवर्स रिलेशन होगा। और यहाँ पर कैसा रिलेशन होगा? डायरेक्ट रिलेशन। तीसरा पॉइंट जो आप पढ़ोगे फैक्टर्स में, ये हो गया सेकंड पॉइंट, ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। थर्ड पॉइंट जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड पॉइंट है इनकम ऑफ द कंज्यूमर। तो भैया याद रखो, कंज्यूमर अपनी इनकम को दो गुड्स पर स्पेंड करता है। कुछ गुड होती हैं नॉर्मल और कुछ होती हैं इंफीरियर। नॉर्मल बोले तो अच्छी क्वालिटी का सामान। तो बेटा अगर तुम्हारी इनकम बढ़ेगी तो तुम अच्छा सामान ज्यादा खरीदोगे ना? हाँ जी। और अगर इनकम कम होगी तो फिर अच्छा सामान कम खरीद पाओगे। इसका मतलब नॉर्मल गुड्स के इनकम और डिमांड में डायरेक्ट रिलेशन होता है। सर को एग्जांपल बता दो। भाई सैमसंग फोन ले ले, एप्पल फोन ले ले भाई, अच्छी कंपनी के कोई ब्रांडेड चीजें ले लो, वो सब चीजें। तो जब तुम्हारे पास इनकम ज्यादा होती है तुम उन चीजों को ज्यादा खरीदते हो। और इंफीरियर में अगर एग्जांपल दूं तो थोड़ा सा लो क्वालिटी का सामान। तो अगर मेरे पास पैसे ज्यादा होंगे तो मैं ये थोड़ी ना खरीदूंगा। हाँ सर, जब हालात खराब होंगे तो फिर मुझे यही खरीदनी पड़ेगी। तो इसमें इनकम में और डिमांड में कैसा रिलेशन हो गया? इनवर्स। और इसमें इनकम और डिमांड में कैसा रिलेशन हुआ? डायरेक्ट। चौथा आप फैक्टर पढ़ लीजिए, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। टेस्ट एंड प्रेफरेंस, इसका बहुत मेजर रोल है हमारी डिमांड में। आप में से जो बच्चे गलत चीजों के हैबिचुअल होंगे वो समझ रहे हैं इस बात को मेरी? हाँ जी। हाँ, गलत चीज है जो पेरेंट्स ने मना करी है लेकिन फिर भी उसका सेवन करते हैं वो लोग। तो हैबिचुअल है अगर आप उसके, तो प्राइसेस मैटर ही नहीं करते, क्योंकि तेरे भाई के पास पैसा बहुत, प्राइसेस बड़े कम हो फर्क नहीं पड़ता, शौक बड़ी चीज है। तो टेस्ट एंड प्रेफरेंस में शौक की बात आ जाती है कि अगर आपको कोई चीज पसंद है यानी फेवर में है टेस्ट, तो भाई साहब डिमांड हाई है, फिर प्राइस नहीं रोक सकता हमें। और अगर किसी रीजन से वो टेस्ट आपको पसंद ही नहीं है तो भैया डिमांड लो है, फिर प्राइस और इनकम पे फर्क ही नहीं पड़ेगा मेरी। तो याद रखने चार इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं। इसके बाद आप आगे बढ़ेंगे और एक छोटा सा लॉ ऑफ डिमांड पढ़ लेंगे। लॉ ऑफ डिमांड सीधा सा बोलता है, प्राइस बढ़ते हैं तो डिमांड कम होती है, और प्राइस कम होते हैं तो डिमांड बढ़ती है। ये बात आपको लॉ ऑफ डिमांड से पता चली। बस यहाँ पर एक लाइन लिख देना, अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, ये लिखना मत भूलना। क्योंकि तुम अगर ये लिखना बोलते हो तो हो सकता है एग्जामिनर नंबर देना भूल जाए तुम्हें। तो अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट ये जरूर लिख देना, ठीक है जी। उसके बाद क्या पढ़ूं? उसके बाद एक टॉपिक है मूवमेंट एंड शिफ्ट। भाई ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मूवमेंट एंड शिफ्ट किताब में से रट लो, याद कर लो, जैसे भी कर सकते हो। मूवमेंट एंड शिफ्ट मैं बना के दिखा देता हूँ। ये डिमांड कर्व है, एक पॉइंट लगाया, एक पॉइंट लगाया। पॉइंट अगर अपनी जगह से दूसरी जगह मूव करेगा ये मूवमेंट होती है। और मूवमेंट में दो टाइप होते हैं आपके पास, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। एक्सपेंशन का मतलब है जिसमें डिमांड मूव कर कर बढ़ जाएगी, और कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है जिसमें डिमांड मूव करके कम हो जाएगी। और ये दोनों चीजें याद रखना प्राइसेस की वजह से होती हैं गुड के। तो शिफ्ट क्यों होता है? शिफ्ट के केस में मैं आपको डायग्राम बनाता हूँ, ये डिमांड कर्व बनाया। तो आप शिफ्ट के केस में पॉइंट रोटेट मत करो, पूरा कर्व शिफ्ट कर दो, या तो राइट वर्ड या लेफ्ट वर्ड। और अच्छी बात पता है क्या है? शिफ्ट होता क्यों है? शिफ्ट प्राइस की वजह से नहीं होता, शिफ्ट होता है अदर फैक्टर्स की वजह से। सर अदर फैक्टर कौन से? भाई पीछे वाले पेज पे भी चार फैक्टर बताया ना, एक्सेप्ट वन, पहले वाले को छोड़ दो, बाकी सारे फैक्टर को आप अदर फैक्टर्स कहते हो, उनकी वजह से डिमांड का राइट और लेफ्ट शिफ्ट होता है। ओके, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पर चलते हैं जी। ईडी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्या पढ़ना है इसमें? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की 5 डिग्रीज होती है, ये बात पढ़ लो। और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसे एस्टिमेट करते हैं वो समझ लो। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एस्टिमेट करने के लिए ईडी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला है,
परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। जिन बच्चों को थोड़ा बहुत आइडिया है वो इसके न्यूमेरिकल जरूर प्रैक्टिस कर लें। डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू में पी अपॉन क्यू। अगर उनको आइडिया है थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल का तो इसकी प्रैक्टिस कर लें, बहुत आसान न्यूमेरिकल्स होते हैं, आप इजीली कर सकते हो। 3 नंबर 4 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है फाइनल के अंदर, तो आप ध्यान रखो इलास्टिसिटी की 5 डिग्रीज होती है, ठीक है जी। और इसको एस्टिमेट करने का आपके सामने ये फॉर्मूला है, तो यहां से आप इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकाल सकते हो। ओके, नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं। कौन सा है जी? प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन, इसमें क्या पढ़ूं सर? भाई इसमें देख ज्यादा डिटेल में मत जा। प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मेरी गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए मुझे फैक्टर्स चाहिए होते हैं। फैक्टर की 2 कैटेगरीज होती हैं, फिक्स्ड एंड वेरिएबल। एक तो इनको पढ़ ले, सिर्फ 1 या 2 पॉइंट, ठीक है सर। फिर उसके बाद जब आगे बढ़ेगा भाई, तो इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट लॉ है, नाम है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है पेपर के लिए, और इट इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ रिटर्न्स टू फैक्टर। भाई ये लॉ मत छोड़ना बस। मैं लॉ की तुम्हें थोड़ा सा डायग्राम बना के दिखा देता हूँ, कुछ बच्चों को याद भी आ जाए, शायद स्कूल में कभी पढ़ा हो तो। ये टीपी टोटल प्रोडक्ट होता है, अगेन ये इसका मैक्सिमम पॉइंट आ जाता है। और फिर हम एक और कर्व बनाते हैं एमपी, ये राइज होके ये फॉल हो गए यहाँ से। याद रखना जब ये टीपी मैक्सिमम पर हो तो बेटा एमपी यहीं से आपका क्रॉस करना चाहिए। अगर इस लाइन से पहले या इसके बाद करा तो डायग्राम गलत हो जाएगा। ओके सर, दूसरी चीज क्या याद रखनी है कि ये एमपी का टॉप पॉइंट है, तो एमपी के टॉप पॉइंट से एक लाइन और ड्रॉ कर देना। तो ये लॉ जो है बेसिकली 3 स्टेजेस के अंदर डिवाइड हो जाता है, और ये 3 स्टेजेस होती हैं, स्टेज नंबर 1, स्टेज नंबर 2 एंड स्टेज नंबर 3। तो आपको इसके बारे में लिखना होगा, डायग्राम के बारे में डायग्राम बनाना पड़ेगा, लॉ लिखना पड़ेगा, ये सब चीजें इसमें करनी है। अगले चैप्टर पे चलते हैं। चैप्टर का नाम है कॉस्ट। कॉस्ट वन ऑफ द लॉन्गेस्ट चैप्टर है माइक्रो इकोनॉमिक्स का। अगर आपको लग रहा है, अगेन जिन बच्चों को लग रहा है ज्यादा नहीं पढ़ पाएंगे, तो वो कॉस्ट को भी स्किप कर सकते हैं। कॉस्ट और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, इन 2 चैप्टर्स को आप लास्ट में पकड़ सकते हो, ठीक है जी। बाकी जिन बच्चों को थोड़ा बहुत कॉस्ट आता है तो वो ये पढ़ ले, एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट में डिफरेंस। पहला क्वेश्चन जी, एक डायग्राम ड्रॉ करना है जिसमें आप 3 कर्व ड्रॉ करेंगे, टीएफसी, टीवीसी एंड टीसी। मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। ये होती है मेरी फिक्स कॉस्ट विच रिमेन कांस्टेंट, जो हमेशा कांस्टेंट रहती है। देन ये है मेरा वेरिएबल कॉस्ट कर्व, टीवीसी, और यहीं से स्टार्ट होता है मेरा टीसी कर्व। तो ये इनमें तीनों में रिलेशन आप एक बार पढ़ लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और उसके बाद आप आगे बढ़ोगे तो कुछ कॉस्ट और हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा एवरेज कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। आप एक काम कर लो सिर्फ, वो क्या है, इन चारों कर्व्स की शेप्स पढ़ लो कि इनकी शेप्स कैसी होती है। तो मैं बताऊं तुम्हें इजी सा तरीका, ए सी, एवीसी और एमसी, इन तीनों की सिमिलर शेप होती है। कैसी होती है? नाम है यू शेप्ड कर्व जी। अगर मैं इनको सेपरेट बनाऊं तो ये तीनों ऐसे ही बनेंगे जी, तीनों सेपरेट बनाऊंगा, एक साथ बनाएंगे तो फिर बात अलग है, ठीक है जी। तो कॉस्ट के अंदर ये पढ़ लो, थोड़ा बहुत एक दो न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेना, पेपर में आ जाते हैं। फॉर्मूलाज लर्न करने जरूरी है। चलो जी, अगले चैप्टर पे चलते हैं। कौन सा है? रेवेन्यू। सबसे मजाकिया चैप्टर है माइक्रो इकोनॉमिक्स का ये, शुरू होते ही खत्म हो जाता है। रेवेन्यू में 3 टाइप है, टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू। ये रेवेन्यू के 3 टाइप है। रेवेन्यू बोले सर, सामान बना दिया, अब उसको बेचकर जो पैसा कमाओगे उसको रेवेन्यू बोलते हैं। इन तीनों के फॉर्मूले पी इंटू क्यू, टी आर अपॉन क्यू, टी आर एन माइनस टी आर एन माइनस 1, और डेल्टा टी आर अपॉन डेल्टा क्यू। इस पूरे चैप्टर में 2 ही क्वेश्चन बनते हैं, एक इन तीनों कर्व्स में रिलेशन, और दूसरा न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल बहुत इजी है इसके, क्योंकि 3 ही फॉर्मूले हैं, टी आर, ए आर, एम आर के। इन तीनों फॉर्मूलाज को लर्न कर कर बहुत आराम से आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। और रिलेशनशिप के अंदर देखा जाए तो रिलेशनशिप के अंदर मैं आपको डायग्राम बना के दिखा देता हूँ।
जो इनके रिलेशनशिप्स के डायग्राम है वो कैसे हैं, तो उसमें एक रिलेशनशिप में ये टीआर कर्व बनेगा आपका, एंड दिस इज ए आर एंड एम आर। यानी एक रिलेशन कहता है ए आर एम आर कॉन्स्टेंट रहते हैं और टी आर कॉन्स्टेंट रेट से बढ़ता है। अच्छा, एक और रिलेशन है, रिलेशन नंबर 2, पेपर में मेंशन होगा कौन सा रिलेशन है, या फिर ट्रू फॉल्स आएंगे तो ध्यान रखना। एक रिलेशन में टी आर कर्व वैसे बनेगा, अब आपको शेप याद हो गई होगी, ये डायनासोर वाली टी आर शेप, टी आर टी पी काफी मिलते जुलते हैं। ये इसका मैक्सिमम पॉइंट आ जाएगा, और इस मैक्सिमम से यहाँ से आप इसको एम आर को पास कर देंगे, और ए आर भी ऐसे ही डाउनवर्ड बनेगा, बट वो एक्सिस को टच नहीं करेगा। ठीक है जी, तो इनके सिर्फ पॉइंट्स पढ़ लीजिए एक बार। अगले चैप्टर पे चलते हैं, चैप्टर का नाम है प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। मतलब ये भी एक मजाकिया चैप्टर है माइक्रो इकोनॉमिक्स का, जो बिल्कुल एक ही पेज का चैप्टर है। कुछ स्कूल्स में डिलीट भी करा देते हैं, आप एक बार कंफर्म कर लो अपने टीचर से। अगर ये आ रहा है तो इसको तो बड़े अच्छे से कर लो। प्रोड्यूसर को इक्विलिब्रियम का मतलब है व्हेन प्रोड्यूसर गेट्स मैक्सिमम प्रॉफिट। सिर्फ प्रॉफिट नहीं, जब उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाएगा। उसको मैक्सिमाइज करने के लिए एक अप्रोच बनाई गई है, नाम पड़ गया MRMC अप्रोच। MR मार्जिनल रेवेन्यू एंड MC मार्जिनल कॉस्ट। आपको ये अप्रोच एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। इस अप्रोच के अकॉर्डिंग दो इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं इक्विलिब्रियम पता लगाने की। कंडीशन नंबर 1 है कि MR और MC की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। देन कंडीशन नंबर 2 कहती है MC मस्ट बी राइजिंग। इक्वल होने के बाद MC कर्व राइज करना चाहिए। जी, दो कंडीशन है, दोनों अगर फुलफिल हो रही है तो प्रोड्यूसर को मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा। लो जी, कर्व बना के देख लेते हैं। ये बेटा मैंने अभी पीछे बना के दिखाया तुम्हें MR कर्व, ये देखो, ये रहा MR कर्व। कांस्टेंट बनाया ना, हाँ जी कांस्टेंट बना दिया। ठीक है सर। MC अभी पीछे कॉस्ट में बताया कैसी शेप होती है, यू शेप। लो बना दो यू शेप। हाँ सर बना दिया। अब बताओ कहां पर इक्विलिब्रियम होगा, कहां पर होगा, दो पॉइंट है, एक पॉइंट यहां, एक पॉइंट यहां। पहली कंडीशन क्या है, दोनों इक्वल होने चाहिए। इक्वल तो इस पॉइंट पर भी है और इस पॉइंट पर भी है। तो बेटा कंडीशन नंबर 2 चेक करो। कंडीशन नंबर 2 क्या है, MC राइज होना चाहिए। F के बाद MC फॉल हो रहा है, इसका मतलब इक्विलिब्रियम F पर नहीं होगा। E के बाद MC राइज हो रहा है, इसका मतलब E वाला पॉइंट मेरे लिए इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। दोनों एक्सेस, एक्स एक्सेस पे क्वांटिटी लिखो, वाई एक्सेस पे लिखो रेवेन्यू एंड कॉस्ट, और इस डायग्राम की एक्सप्लेनेशन आपको लिखनी पड़ेगी। हो गया जी, हाँ जी ये चैप्टर भी हो गया। ओके, अब चैप्टर कौन सा है, सप्लाई। सप्लाई में क्या पढ़ूं बेटा, कुछ भी मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। सप्लाई में सेम टॉपिक एज डिमांड। जो टॉपिक डिमांड में पढ़कर जा रहे हो सेम सप्लाई में पढ़ लो। सिर्फ इतना फर्क समझ लो, सप्लाई के अंदर प्राइसेस बढ़ते हैं तो सप्लाई बढ़ती है। यानी लॉ ऑफ सप्लाई कहता है कि प्राइस में और सप्लाई में डायरेक्ट रिलेशन होता है। क्यों सर, क्योंकि सप्लाई के चैप्टर में बच्चे हम प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को देखते हैं, और डिमांड के चैप्टर में हम चीजों को कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से चेक करते हैं। तो कीमत जब बढ़ती है तो मैं अगर कंज्यूमर हूं तो कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा क्या होगा, मैं कम खरीदना चाहूंगा, इसलिए डिमांड कम होती है। लेकिन अगर कीमत बढ़ती है, प्राइस बढ़ते हैं, तो प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, वो ज्यादा बेचना चाहेगा, इसलिए सप्लाई बढ़ती है। ठीक है जी, कर्व याद रखो, सप्लाई कर्व ऐसे बनता है अपवर्ड स्लोपिंग, और डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग बनता है। डाउनवर्ड स्लोपिंग कौन, डिमांड, और अपवर्ड स्लोपिंग कौन, सप्लाई। तो जितने टॉपिक डिमांड में पढ़ के जा रहे हो, फैक्टर्स, मूवमेंट, शिफ्ट, लॉ ऑफ डिमांड, सेम सप्लाई में पढ़ लेना, और कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी चैप्टर जल्दी समझ आ जाएगा। आओ जी अगले चैप्टर पे चलते हैं, क्या नाम है जी, फॉर्म्स ऑफ मार्केट। भाई ये चैप्टर मत छोड़ना, पास होने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। फॉर्म्स ऑफ मार्केट में आपके सिलेबस में सिर्फ एक ही मार्केट है, नाम है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। जी एक ही मार्केट है, और इस मार्केट के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, उन फीचर्स में से आप नोट कर लीजिए, ये फीचर्स आपने पढ़ने हैं। कौन सा फीचर, होमोजीनस प्रोडक्ट, यानी इस मार्केट में सब एक जैसा सामान बेचते हैं। होमोजीनस, आइडेंटिकल इन शेप्स, कलर, वेट। अच्छा, और कौन सा पढ़े, लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर। इस मार्केट में बहुत सारे बायर और बहुत सारे सेलर्स अवेलेबल हैं। इसका मतलब क्या है,
कि मार्केट के अंदर इनॉर्मस बायर और सेलर्स हैं, बहुत सारे लोग हैं। पॉइंट नंबर 3, फ्री एंट्री एंड एग्जिट। इस मार्केट में कोई भी न्यू फर्म मार्केट में एंटर कर सकती है और कोई भी एग्जिस्टिंग फर्म मार्केट छोड़ सकती है। देयर आर नो बैरियर्स इन एंट्री एंड एग्जिट। फ्री है, फ्री का मतलब आना जाना कर सकते हो। लेकिन याद रखना, एंट्री क्यों करते हैं? कोई भी फर्म कई नई बिजनेस में जाती है प्रॉफिट को ध्यान में रखते हुए। यानी आप भी अगर कोई काम शुरू करते हो तो क्या देखते हो कि बाकी लोग भी उस बिजनेस से पैसा कमा रहे हैं, तो आप सोच रहे हो मैं भी यही करना शुरू कर देता हूँ। तो एंट्री क्यों करी? प्रॉफिट से अट्रैक्ट होकर। अरे मार्केट क्यों छोड़ दी? आपकी तो दुकान थी वहां पर। अरे भैया लॉस हो रहा था इसलिए छोड़ दी। तो इन दो रीजन से हम अपनी डिमांड एंट्री और एग्जिट करते हैं। पॉइंट नंबर 4 आप इसके अंदर जो याद करेंगे वो है इस मार्केट का डिमांड कर्व कैसे बनता है। तो इस मार्केट का डिमांड कर्व वही है जो मैंने रेवेन्यू में बताया था, बेसिकली ARMR कर्व। कैसे बनते हैं इसमें ARMR कर्व? कांस्टेंट बनते हैं सर। क्यों? क्योंकि रीजन एक ही है। डिमांड कर्व कांस्टेंट होने का रीजन है स्टेटमेंट नंबर 1, होमोजीनस प्रोडक्ट। अगर वो क्वेश्चन में पूछे कोई एग्जाम्पल है, तो बेटा वैसे तो कोई एग्जाम्पल इसका है नहीं, यानी परफेक्ट कंपटीशन मार्केट एग्जिस्ट नहीं करती। इस चैप्टर को पढ़ते हुए लास्ट चैप्टर की तरफ चलेंगे। चैप्टर का नाम है प्राइस डिटर्मिनेशन। भाई इस चैप्टर के अंदर सारा गेम डायग्राम्स का है। मैं एक डायग्राम आपको बना के दिखा देता हूं कैसे बनेगा। ये है सप्लाई, मैंने अभी आपको बताया था अपवर्ड स्लोपिंग होता है। और ये है डिमांड, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। हाँ जी सर। बेटा जहां ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं ना, इसको इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलते हैं। हाँ, मार्केट इक्विलिब्रियम, जहां डिमांड एंड सप्लाई इंटरसेक्टिंग ईच अदर। यहाँ पर फर्म अपने प्राइसेस और अपनी क्वांटिटी डिटरमाइन करती है। ये बेसिक डायग्राम है। ये बेसिक डायग्राम है किस चीज का? प्राइस को डिटरमाइन करने का। अब होगा ये क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ आ जाएगा, बेटा डिमांड को इंक्रीज करिए और बताइए मार्केट पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। बेटा सप्लाई को इंक्रीज करिए और बताइए मार्केट पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। बेटा डिमांड को डिक्रीज करिए और बताइए मार्केट पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो आपने उस केस के अंदर इतना डायग्राम बनाकर जो भी वो क्वेश्चन में बोल रहा है डिमांड बढ़ाओ कम करो, आपको वो कम करके दिखाना है। जैसे मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखा देता हूं। ये है मेरा सप्लाई कर्व और ये है मेरा डिमांड कर्व। ये मेरा पॉइंट आ गया P एंड Q। ठीक है जी, हाँ जी सर आ गया। अब आपने सपोज सप्लाई बढ़ानी है। हाँ जी सर सप्लाई बढ़ानी है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है इंक्रीज इन सप्लाई बनाओ। इंक्रीज इन सप्लाई, अब इंक्रीज इन सप्लाई जब होती है तो कर्व कहाँ शिफ्ट होता है? कर्व राइटवर्ड शिफ्ट होता है। लिख लो, सप्लाई बढ़ेगी तो राइट, डिमांड बढ़ेगी तो राइट, डिमांड डिक्रीज होगी तो लेफ्ट, और सप्लाई डिक्रीज होगी तो भी लेफ्ट। यानी डिक्रीज के लिए लेफ्ट होता है और इंक्रीज के लिए राइट। तो मुझे सप्लाई को इंक्रीज करना है। हाँ जी सर इंक्रीज करना है, कर देते। तो सप्लाई बेटा देख, यहां से देख मेरे बच्चे, यहां से राइट नीचे की तरफ बन रहा है। कभी तुम्हारे उल्टे सीधे हाथ पैर हो और तुम उल्टी सीधे तरीके से देखो, राइट लेफ्ट ही तुम्हें समझ में ना आए। जिस पॉइंट को मैंने हाईलाइट करा है वहां से अपना राइट देखो, नीचे की तरफ राइट है, ये लो जी राइट। बिल्कुल पैरेलल बनाओ। और बिल्कुल भाई चिपकता हुआ कर मत बनाना, कंजूसी मत करना। आंसर शीट के पैसे दिए हो तुमने, अच्छे से आंसर शीट यूटिलाइज कर लेना। राइट वर्ड शिफ्ट हो गया, हाँ जी ठीक है। बेटा क्या बोला था, जब डिमांड और सप्लाई इंटरसेक्ट करते हैं तो इक्विलिब्रियम होता है ना। हाँ जी। तो पहले एस और डी ने इंटरसेक्ट करा था। अब आपने एक नया कर्व बनाया S1। S1 ने डी को कहा इंटरसेक्ट करा? तो आप ये देखो जहां मैं हाईलाइट कर रहा हूं। हाँ जी, दोबारा डिमांड को यहाँ सप्लाई ने इंटरसेक्ट करा है जी। इसको हम E1 कहेंगे। E1 मतलब सर नया इक्विलिब्रियम। जी, अब इक्विलिब्रियम पॉइंट चेंज हो गया सप्लाई बढ़ने से, और इसी पॉइंट से आप न्यू लाइन ड्रॉ करोगे, वो होगा आपका P2 या P1। आपके प्राइसेस वो क्या हो गए? कम हो गए। और इसी लाइन से नीचे क्वांटिटी पर भी एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, वो है आपकी न्यू क्वांटिटी। तो यहां पर आपको ये इंपैक्ट बताना होगा कि सप्लाई इंक्रीज होने से प्राइसेस और क्वांटिटी पर क्या इंपैक्ट पड़ा। तो आप देख ही पा रहे हो, प्राइसेस तो पहले से रिड्यूस हो गए हैं और क्वांटिटी इंक्रीज हो गई है। बाकी आपको इस डायग्राम की एक्सप्लेनेशन लिखनी पड़ेगी, वो आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हो पॉइंट्स की फॉर्म में, कि पूरे डायग्राम में क्या क्या चीजें आपने बनाई हैं और फिर क्या इंपैक्ट पड़ा। तो ये मैंने इंक्रीज इन सप्लाई बनाया है। ऐसे डिक्रीज इन डिमांड भी बन सकता है। डिक्रीज करने में आप उसको डिमांड कर्व को लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर देना।
ठीक है जी, देख लो एक बार, मैं डिक्रीजिंग डिमांड भी बना देता हूँ। ये सप्लाई कर्व है, ये डिमांड कर्व है, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट, ये क्वांटिटी। डिमांड डिक्रीज करनी है तो बेटा देख, डिमांड यहां से देखना है, इस पॉइंट से। तो यहां से अगर डिमांड देखोगे तो कहां शिफ्ट करना है? लेफ्ट। क्यों? डिमांड को डिक्रीज करना है। तो ये देखो जी, लेफ्ट। हाँ जी सर, आ गया, लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, बन गया। बन गया जी। अब जहां पर न्यू कर्व ने इंटरसेक्ट करा होगा वहां पर इक्विलिब्रियम बनाइए। कहां करा है? तो सप्लाई कर्व को यहां पर करा है नए कर्व ने इंटरसेक्ट। तो ये है आपका न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट। यहीं से सामने एक प्राइस लाइन ड्रॉ कर दीजिए और नीचे एक क्वांटिटी की लाइन ड्रॉ कर दीजिए। अब बताइए क्या इंपैक्ट पड़ा? सर प्राइस तो पहले से कम हो गए और क्वांटिटी भी कम हो गई। हाँ जी, तो ये आपने याद रखना है। और ये याद रखने के बाद इस चैप्टर में दो इंपॉर्टेंट पॉलिसी हैं जो सरकार ने बनाई है। दो गवर्नमेंट इंपॉर्टेंट पॉलिसी जिसके थ्रू सरकार मार्केट के अंदर चुल करती है, यानी इंटरफेरेंस। और वो दो पॉलिसी हैं, नाम क्या है? प्राइस सीलिंग पॉलिसी एंड फ्लोर प्राइस। भाई बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिसी है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, प्राइस सीलिंग पॉलिसी क्या होती है और फ्लोर प्राइस क्या होती है। आप सीधा से याद रखो, प्राइस सीलिंग का मतलब है सरकार एक मैक्सिमम लिमिट डिसाइड करेगी कीमत की। सरकार कहेगी इससे ज्यादा कीमत नहीं लेना। पता है ये कीमत सरकार बनाती कहां पर है? देखो, इतना प्राइस होना चाहिए मार्केट में, लेकिन सरकार इसकी कीमत पी के भी नीचे डिसाइड करेगी, जैसे P2। ओके, यानी कीमत होनी चाहिए थी पी, और सरकार बोल रही है P2 से ज्यादा मत लेना। तो ऑब्वियसली सरकार ये पॉलिसी कंज्यूमर के इंटरेस्ट के लिए बनाती है, जिसका बेनिफिट कंज्यूमर्स को मिले। और किस केस में बनाती है? इन केस ऑफ नेसेसिटीज। जब सरकार को लगता है कोई ऐसी इंपॉर्टेंट चीज है जो हमारे लिए, हमारे सर्वाइवल के लिए मैंडेटरी है, तो सरकार कहती है यार ये बहुत महंगी हो रही है, लोग नहीं खरीद पा रहे। तो सरकार प्राइस सीलिंग पॉलिसी लगाकर उसके प्राइसेस को रिड्यूस कर देती है और उससे ज्यादा प्राइसेस नहीं लिए जाते। फ्लोर प्राइस बिल्कुल इसका ऑपोजिट है। फ्लोर प्राइस का मतलब है सरकार एक मिनिमम लिमिट डिसाइड करेगी। कहां डिसाइड करेगी? इक्विलिब्रियम के भी ऊपर। ओके, मतलब प्राइस होना चाहिए था ये पी वाला पॉइंट, और सरकार बोल रही है यहां पर, सरकार बोल रही है पी स्टार, इससे कम मत लेना। अरे प्राइस तो पी होना चाहिए था, सरकार बोल रही है पी स्टार से कम मत लेना। हाँ, यानी कीमतें बढ़ा दो और इससे कम मत लेना, यानी मिनिमम लिमिट। तो ऑब्वियसली फ्लोर प्राइस बनने का बेनिफिट जो है वो फार्मर और प्रोड्यूसर्स को दिया जाता है, जिससे वो ज्यादा कीमत पर अपने सामान को बेचे और अच्छी चीज अपनी कीमत की ले सके। लेकिन हर केस के अंदर अगर फ्लोर प्राइस लगा दिया तो हम कंज्यूमर्स की तो जिंदगी खत्म हो जाएगी, अगर इतना महंगा महंगा सामान बेचा जाएगा। तो फ्लोर प्राइस सरकार ये पॉलिसी कब यूज करती है? याद रखना, सरकार ये पॉलिसी फूड ग्रेन के केसेस में करती है। खाद्य पदार्थ जो होते हैं आपके, राइस व्हीट, इन सब के केसेस में ये फ्लोर प्राइस की पॉलिसी यूज की जाती है, जिससे फार्मर अपना सामान ज्यादा कीमत पर बेच सकें। लेकिन एक बात याद रखना, फार्मर अपना ज्यादा सामान ज्यादा कीमत पर बेच नहीं पाते क्योंकि कीमतें बढ़ जाती हैं, तो लोग कम खरीदते हैं। तो सरकार क्या करती है? सरकार, मान लो अगर फार्मर ने 100 टन बनाया, तो 100 टन में से मान लो 20 टन बेच दिया। किस पर? भारी कीमत पर, जो कीमत बड़ी थी। कुछ लोगों ने 20 टन सामान खरीद लिया, सोल्ड आउट। अब भैया ये 80 टन कहाँ जाएगा? ये तो सरकार ने हमें फंसवा दिया, कीमत बढ़वा दी और हमारा सामान तो बिका नहीं 80 टन। तो सरकार यहां पर फार्मर से कहती है घबराइए नहीं, हम आपको अश्योरेंस देते हैं कि आपका बचा हुआ सारा सामान हम खरीद लेंगे। हम जिस कीमत पर ये सामान खरीदेंगे आपका, उस कीमत को कहते हैं एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने आपको यहां बता दिया। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिस प्राइस पर गवर्नमेंट फार्मर से उनका सरप्लस स्टॉक खरीद लेती है। ओके, और फिर ये गवर्नमेंट सारा स्टॉक खरीदकर अपने पास अपने वेयर हाउसेस में जमा कर लेती है। उसको हम बफर स्टॉक कहते हैं। और फिर ये बफर स्टॉक इन केस ऑफ इमरजेंसी फॉर लोअर इनकम ग्रुप्स, जो हमारे लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है, उन लोगों के ये बफर स्टॉक काम आता है। सरकार अपनी राशन शॉप्स के थ्रू इस बफर स्टॉक को उन लोगों में फिर डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। तो ये ओवरऑल पूरी माइक्रो इकोनॉमिक्स है। अगर मैं आपको एक चार्ट बना के दूं तो याद रखना, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम
एंड कॉस्ट, ये 2 बड़े लेंथी चैप्टर्स हैं। तो अगर किसी के स्कूल में चैप्टर आ ही नहीं रहे तो बहुत ही बढ़िया बात है भाई। और अगर किसी के स्कूल में दोनों ही आ रहे हैं तो इन चैप्टर को हमने सबसे अंतिम छोर पर पकड़ना है। तो मैं कौन से चैप्टर पहले पकड़ूं? इंट्रोडक्शन पहले पकड़ो, डिमांड एंड सप्लाई को करो, रेवेन्यू एंड प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम कर लो, और ये मार्केट वाली यूनिट कर लो। ठीक है जी। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको स्टैटिस्टिक्स के बारे में बताऊंगा कि स्टैटिस्टिक्स बुक में हमें क्या क्या चीजें पढ़ के जानी। ठीक है जी। कुछ वीडियोस कुछ चैप्टर्स की हमारे चैनल पे अवेलेबल है, तो आप उनमें से भी अपनी चैप्टर को रिवाइज कर सकते हैं। ओके बाय, सी यू।